स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज क्लास में एमपी डेट वर्ग 3 पर्यावरण की क्लास करेंगे। क्लास नंबर 3 रहेगी और आपका चैप्टर रहेगा हमारे पेड़ पौधे और इससे संबंधित जो एग्जाम में पूछे जाते हैं पेड़ पौधे से संबंधित, क्योंकि आपको पता है पेड़ पौधा एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपके एग्जाम में एक प्रश्न आता ही आता है, क्योंकि ये पूरा टॉपिक में दिया गया है कि हमारे पेड़ पौधे, स्थानीय पेड़ पौधे मनुष्यों की जो अंतर्निर्भरता होती है, वनों की सुरक्षा और उनकी आवश्यकता को महत्व, पेड़ पौधे, प्रदूषण के प्रभाव, ये सारा टॉपिक हम कवर करने वाले। सभी लोग एनसीईआरटी बेस्ड क्लासेस चले, सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, तैयारी 101% कीजिए, बेसिक चीज़ें क्लियर करिए, इसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन भी करेंगे। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, आई बटन पे प्लेलिस्ट आप सभी लोगों को मिल जाएगा। टॉपिक है हमारे पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या होते हैं? पेड़ पौधे जीवित लिविंग थिंग्स हैं। ये स्वयं भोजन बनाते हैं और पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा कहलाते हैं। तो पेड़ पौधे भोजन स्वयं बनाते हैं। पहले पौधे के भाग, पार्ट ऑफ प्लांट्स देख लेते हैं। पौधे के भाग में जड़ आता है। जड़ का कार्य क्या होता है? मिट्टी से पानी और खनिज लेना, ये जड़ का कार्य होता है। और पौधे को जमीन से पकड़ कर रखना, ये भी जड़ का कार्य होता है। तना का क्या कार्य होता है? तना पौधे को सहारा देता है, पानी और भोजन का परिवहन करता है। अक्सर पूछा जाता है पानी और भोजन का परिवहन कौन करता है? तो तना, स्टेम जो होते हैं वे करते हैं। फिर अक्सर पूछा जाता है पत्तियां, लीव्स के बारे में। लीव्स का कार्य क्या होता है? भोजन बनाने का मुख्य स्थान कौन सा है? तो स्थान दिया गया है, ध्यान रखिएगा, कार्य नहीं। भोजन बनाने का मुख्य स्थान पत्तियां होती हैं। और पत्तियां हरी क्यों होती हैं? क्लोरोफिल की मौजूदगी के कारण पत्तियां हरी होती हैं। अगला फ्लावर अर्थात फूल। फूल क्या है? एक प्रजनन का अंग कहलाता है। प्रजनन का अंग फूल होता है। फल और बीज दोनों बनते इसमें से, फूल से। और आप जानते हैं फल और बीज, बीज से नया पौधा बनता है। पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? बच्चों को आपने पढ़ा भी होगा। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में पानी कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 को क्रिया करते हैं सूर्य के प्रकाश में, तब जाके भोजन बनता है और फिर ऑक्सीजन निकलती। पौधों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। पौधों का वर्गीकरण आकार के आधार पर पहले देखेंगे। वृक्ष जो होता है बड़े और मजबूत होते हैं, नीम और आम ये वृक्ष के कैटेगरी पर आते हैं। झाड़ियाँ जो होती हैं छोटे और झाड़ी नुमा होती हैं, जैसे गुलाब, ये झाड़ी कहलाता है। घास जो होते हैं छोटे और नरम होते हैं, जैसे धनिया हो गई, ये घास होता है। लताएं हो गई, सहारे से जो चढ़ती, जैसे मटर किसी दूसरे के सहारे से चढ़ते हैं तो हमारे लताएं कहलाती हैं। बेल जो होता है ज़मीन पर फैलती है, जैसे कद्दू, इसे हम बेल कहते हैं। जो ज़मीन में फैले उसे बेल कहा जाता है। उपयोग के आधार पर पौधे देख लेते हैं। औषधि पौधों में नीम और तुलसी आता है। खाद्य पौधों में गेहूँ और चावल आता है। सजावटी पौधों में गुलाब आ जाता है। ये उपयोग के आधार पर पौधे हैं। फिर पौधों का महत्व भी देख लेते हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पौधे ऑक्सीजन देते हैं, भोजन का स्रोत पौधे होते हैं, पर्यावरण को संतुलन बनाए रखते हैं वे पौधे ही होते हैं, दवाइयाँ और लकड़ी देते हैं पौधे। पौधों से दवाइयाँ भी मिलती है और लकड़ी भी उत्पन्न होती है। अगला है पौधे के लिए आवश्यक चीज़ें क्या है? पौधे, अगर किसी भी पौधे को आवश्यक चीज़ें चाहिए, उसको पानी चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, हवा चाहिए, मिट्टी चाहिए। ये 4 चीज़ें हैं पौधे को जीवित रखने के लिए, पौधे को वृद्धि के लिए चाहिए होता है। बीज अंकुरण, बीज से नया पौधा बनाने की प्रक्रिया को बीज अंकुरण कहते हैं। इसमें आवश्यक पानी, हवा और उचित तापमान होता है, जिससे बीज अंकुरित होता है। और हमारी संस्था की टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करें 9630689598। इसमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे आप, हमारी टीम आप तक फॉरवर्ड, सारा डाटा फॉरवर्ड आपको मिल जाएगा कि कैसे आपको नोट्स प्राप्त हो सकता है। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है इसकी, आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं, ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, अपने माता पिता के सपने को साकार कीजिए, मेहनत करिए और शिक्षक बनिए। पर्यावरण में पौधों की भूमिका किस प्रकार होती है? तो वायु को शुद्ध करते हैं पौधे, प्रदूषण को कम करते हैं पौधे, वर्षा में मदद करते हैं पौधे और जीवों को भोजन देते हैं पौधे। सारा एनसीईआरटी का पूरा बुक का निचोड़ है, ये ध्यान रखिएगा। जो व्यक्ति एनसीईआरटी, इसके अलावा क्लास और नोट्स के अलावा एनसीईआरटी बुक, आप कुछ नहीं करना है, 6 क्लास से 10th क्लास तक की एनसीईआरटी जो बुक है वो पढ़ लीजिए, क्लासेस देख लीजिए, हमारी नोट्स ले लीजिए।
101% आपकी सफलता निश्चित है, क्योंकि और कहीं से पूछा ही नहीं जाएगा। मॉडरेट पेडागोजी पूछी जाती है तो हम प्रैक्टिस सेट जब करेंगे तो सारा मॉडरेट क्वेश्चन उसमें इंक्लूड करेंगे। पेड़ों का संरक्षण, अधिक पेड़ लगाना, पेड़ों की कटाई को रोकना, जल और मिट्टी की रक्षा करना। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट से जो ध्यान देना है, भोजन का निर्माण कहाँ पे होता है? पत्ती पर। जड़ में पानी और खनिज होता है। प्रकाश संश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। पौधे के प्रकार अक्सर पूछा जाता है, पौधे के प्रकार में से प्रश्न आते हैं। क्लियर होने वाला है। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तो चलिए शुरुआत भी कर लेते हैं। पहले यहाँ पे दिया गया सर्वप्रथम बात आती है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक ग्रीक थियोफ्रेस्टस है। दूसरा आता है वर्गीकरण के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के वर्गीकरण के जनक कार्ल लिनियस है। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो सभी लोग जानते हैं, जंतु विज्ञान की बात की जाती है तो अरस्तु का नाम आता है। इसके बाद है पादप वर्गी के जनक कौन है? तो पादप वर्गी के जनक आपके कैरोलस लिनियस हो जाते हैं। फिर अगला जो हमारा टॉपिक बनता है इसमें कि परजीवी पौधे कौन कौन से होते हैं? तो चंदन, अमरबेल, ओरोबैंकी और रेफ्लेसिया, ये हमारे परजीवी पौधे होते हैं। इसके बाद मृतोपजीवी पौधे कौन होते हैं? तो कुकुरमुत्ता और राइजोपस ईस्ट, ये क्या होते हैं? हमारे मृतोपजीवी पौधे होते हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा या टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मटेरियल सब कुछ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम में सर्च करना है जायसवाल कोचिंग सेंटर। मृतोपजीवी पौधे की बात करते हैं तो कुकुरमुत्ता, राइजोपस ईस्ट की बात आती है। इसके बाद जो सहजीवी पौधे होते हैं तो कौन कौन से सहजीवी पौधे होते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो लाइकेन और कवक शैवाल, ये कौन से होते हैं? सहजीवी पौधे होते हैं। इसके बाद कीट भक्षी कौन कौन पौधे होते हैं जो कीटों को खा के अपना जीवन करते हैं? तो नेफेंथिस जो अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद ड्रोसेरा भी है और आपका यूट्रिकुलेरिया और घटपर्णी नेफेंथिस ज़्यादातर एग्जाम में नाम आता है, लेकिन ड्रोसेरा और आपका यूट्रिकुलेरिया भी आते हैं कीट भक्षी पौधे की कैटेगरी में। इसके बाद है कि एकमात्र जलीय कीट भक्षी पौधा का नाम बताइए, प्रश्न आ गया। तो वह एकमात्र जलीय कीट भक्षी पौधा यूट्रिकुलेरिया, जो कि एक जलीय कीट भक्षी पौधा होता है। कीट भक्षी पादप जिस मृदा में उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? तो नाइट्रोजन नहीं होगा। जहाँ पे नाइट्रोजन नहीं होगा वहीं पे कीट भक्षी पादप मृदा में उग पाते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? जो मरुस्थल में पौधे उगते हैं उनको जीरोफाइट कहा जाता है। इसके साथ नमकीन तथा दलहली स्थान में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? नमकीन तथा जहाँ पे खारा पानी होता है, खारा मिट्टी हो पानी वहाँ पे, दलदली स्थान हो तो वहाँ पे जो पौधे उगते हैं उनको हेलोफाइट्स बोला जाता है। इसके साथ जल में उगने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट बोला जाता है। यानी मरुस्थल में जो उगते हैं उनको जीरोफाइट, नमकीन दलहली में हेलोफाइट और जल में उगने वाले को हाइड्रोफाइट, तीनों याद रखिएगा। इसके बाद है खरपतवार नाशी कौन से होते हैं? तो 2,4-D। 4D का मतलब होता है डाइक्लोरोफेक्सनोस एक्टेड एस्टिक एसिड की बात की जाती है। क्या हो गया? 2,4-डाइक्लोरोफोनेक्सी एस्टिक एसिड की बात करते हैं। ये कौन है? खरपतवार नाशी है, जिसे हम सिंपल में 2,4-D के नाम से भी जानते हैं। खरपतवार के नष्ट करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सिन होता है। कोशिका विभाजन के लिए सर्वाधिक आवश्यक हार्मोन कौन होता है? साइटोकाइनिन होता है। कच्चे फलों को पकाने वाला हार्मोन एथिलीन होता है। अक्सर केले में या जो कच्चे फल होते हैं उनको पकाने के लिए एक हार्मोन होता है, वह होता है एथिलीन, इसका उपयोग किया जाता है। कृत्रिम विधि से कच्चे फलों को पकाया जाता है। जो कच्चे फल होते हैं कृत्रिम विधि से एसिटिलीन के द्वारा जो है पकाया जाता है। फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? अगर फूल खिलाना तो उसके लिए भी हार्मोन होता है और वह होता है फ्लोरिजेन। पादप हार्मोन कौन सा नहीं होता है? तो फाइटोक्रोम जो होता है ये हमारा पादप हार्मोन नहीं होता है। अगला प्रश्न सिंपल सा प्रश्न है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे की पत्तियां हरी होती है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसको बोला जाता है? कोशिका को बोला जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। आत्मघात की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? आपके राइबोसोम। ठीक है, आत्मघात की थैली लाइबोसोम है और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। सबसे छोटी कोशिका किसको बोला जाता है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिक को बोला जाता है। रसोई घर कौन सो? हरित लवक को रसोई घर बोला जाता है।
इसके बाद अगला प्रश्न, न्यूक्लिक अम्ल कौन सा होता है? तो डीएनए आरएनए को न्यूक्लिक अम्ल बोला जाता है। डीएनए का द्विचक्राकार रचना डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया जाता है किसके? वाटसन और किक के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। डीएनए का द्विचक्राकार रचना। जिन जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है उन्हें क्या कहा जाता है? सूक्ष्मजीव कहा जाता है। सूक्ष्मजीव विज्ञान के पिता कौन है? फादर ऑफ सूक्ष्मजीव की बात करेंगे तो लुई पाश्चर है, कई बार पूछा गया है। एक कोष की कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक कोष की अमीबा होता है, पैरामीशियम, मुर्गी कंडा, युग्मनज हो गया, ये हमारे एक कोष की जीव होते हैं। और बहुकोष की जीव कौन कौन से होते हैं? हाइड्रा पौधा, हाइड्रा का जो पौधा होता है, मछली, मेढक, मनुष्य, ये बहुकोष की जीव होते हैं। यानी हम क्या हो गए? बहुकोष की जीव होते हैं। ठीक है, तो एक कोष की, बहुकोष की, इन दोनों चीज़ों को भी समझना बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के दृष्टि से। अगला प्रश्न है, एक कोष की जीव अमीबा किसकी सहायता से भोजन ग्रहण और गमन करता है? तो वह कूटपाद के कारण। किसके कारण? कूटपाद के कारण जो है, या कूटपाद से एक कोष की जो जीव अमीबा होता है कूटपाद की सहायता से भोजन ग्रहण और गमन करता। अगला है, स्लीपर जंतु के नाम से कौन जाना जाता है? तो पैरामीशियम। पैरामीशियम एक ऐसा जंतु है जो स्लीपर जंतु के नाम से जाना जाता है। कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो तारक काव्य। तारक काव्य ऐसा होता है जो अंगक या पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, मतलब नहीं होता है। पायलट कण के नाम से कौन जाना जाता है? तो वह होता है राइबोसोम। राइबोसोम को पायलट कण के नाम से भी जाना जाता है। नालंदी तथा पीले रंग का वर्ण किसमें होता है? तो कैरोटीन और जेंथोफिल में। इसके बाद है, हारो प्रोटोजोआ के नाम से कौन जाना जाता है? तो युगलिना। युगलिना को हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है, रजत मछली अर्थात सिल्वर फिश किस संघ का है? तो ये दोस्तों आर्थ्रोपोडा का संघ जो होता है सिल्वर फिश कहला जाता है, रजत मछली कहला जाती है। अब देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य क्या होता है? महत्वपूर्ण तथ्य इसमें कि डेविल फिश ऑक्टोपस को बोला जाता है, कटल फिश सीपिया को बोला जाता है, स्टार फिश एस्टीरियस को बोला जाता है, भारतीय शार्क आपका स्कोलियोडान को बोला जाता है, विद्युत रे टारपीडो को बोला जाता है, उड़ान मीन मछली एक्सोसीटस को बोला जाता है, और समुद्री घोड़ा हिप्पोकैम्पस। ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद अगला आता है कि सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं? तो प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, जीवाणु, विषाणु, ये हमारे क्या है? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। अगला, सूक्ष्म जीवों को मापने की इकाई यूनिट क्या होती है? माइक्रान होती है। ठीक है, 1 माइक्रान बराबर 1/1000 मिलीमीटर होता है। नीले हरे शैवाल कौन से होते हैं? तो एनीबीना और नास्टाक की बात करेंगे। यह शैवाल जो कालोनिकल रूप में रहता है वह हमारा वालवॉक्स कहलाता है। किस समूह में जीवों को डूबने में मृत्यु का पता लगाने में महत्वपूर्ण होता है? वह तो डायटम। जी हाँ, डायटम समूह होता है जो जीवों को डूबने में मृत्यु का पता लगाने में एक महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद है, आयोडीन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो आयोडीन का निर्माण लेमिनेरिया शैवाल से होता है। नाइट्रोजनी स्थिरीकरण में शैवाल का भाग कौन सा लेते हैं? तो एनाबीना और नास्टाक। जब नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है इसमें शैवाल का भाग कौन सा होता है? एनाबीना और नास्टाक होता है। नीले हरे शैवाल कौन से होते हैं? तो एनाबीना स्टाक की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है कि टीबी रोग के इलाज के लिए कौन सा टीका प्रयुक्त किया जाता है? तो टीबी रोग के लिए बीसीजी का टीका, बैक्ल क्लेमेट केरिन की बात करेंगे। बीसीजी का टीका टीबी रोग के इलाज के लिए किया जाता है। डबल रोटी बनाने में कौन काम आता है? तो डबल रोटी बनाने में ईस्ट काम आती है, जिसे हम सैकोरोमाइसीज सेरेविसी बोलते हैं। दोस्तों, प्रथम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कौन होता है? तो यह होता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। गन्ने का लाल सड़न रोग रेड रॉट ऑफ सुगरेस किसके कारण होता है? तो वह कोलेट्रोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा होता है। अगला है, आलू का अंगमारी रोग जो होता है वह किसके कारण होता है? तो फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस। एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न करने वाला कवक जो होता है वह होता है एस्पार्जिलस फ्लेवस होता है। जीवाणु विज्ञान के जनक एंटोनी वान लीवेनहॉक को बोला जाता है। दूध में दही बनाने वाले जीवाणु को लैक्टोबैसिलस बोला जाता है। वह जीवाणु जो
लेगुमिनेसी कुल के पौधे की जड़ों की गांठों में पाए जाते हैं तथा वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है, उसको राइजोबियम लेगुमिनोसेरम बोला जाता है। इसके बाद अगला है कि नींबू का जो सिट्रस कैंकर रोग होता है उसे क्या बोला जाता है? जेंथोमोनास सिट्री। अब परीक्षा के जैसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी नोट करते जाइएगा कि गेहूं, धान, मक्के में क्या पाया जाता है। तो गेहूं, धान, मक्के में अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं जिसे झकड़ा या रेशेदार जड़ा बोला जाता है। गेहूं, धान, मक्के में पौधे का सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? वो होता है पुष्प होता है। किसी पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम करने के लिए पत्तियां मांसल या कांटों या सल्कों के रूप में पाई जाती हैं। कौन कौन से? नागफनी और सतवार में, जिसे हम सतावर बोलते हैं। ऊंट के कुंवर में क्या संचित होता है? तो वसा संचित होता है। ऊंट में कुंवर जो निकला रहता है उसमें क्या होता है? वसा जमा होता है। पोषक तत्वों से प्राप्त ऊर्जा को मापा जाता है किसके द्वारा? कैलोरी के द्वारा मापा जाता है। प्रोटीन व कैलोरी दोनों की कमी से होने वाला कुपोषण जनित रोग मेरिस्मस कहलाता है। पित्रस्थ अंकुरण, इसका गुण किसमें पाया जाता है? तो राइजोफोरा, जिसे हम मैग्रोव पौधों में पाया जाता है। इसके बाद है कि अनार का खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है? तो मांसल बीज चोल होता है। ईस्ट और हाइड्रेट में जनन क्या होता है? मुकुलन द्वारा जनन होता है। शैवाल, कवक, मांस, फर्न, ये इसमें किस प्रकार का जनन होता है? तो बीजाणुओं द्वारा होता है। बीजों के अंकुरण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो होता है बीजाणु द्वारा। इसके बाद है विभिन्न सूक्ष्मजीव और उनके उपयोग। जो ईस्ट है सूक्ष्मजीव है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? ब्रेड बनाने में और पेस्ट्री उद्योग में किया जाता है। लैक्टोबैसिलस सूक्ष्मजीव का प्रयोग दूध को दही बनाने में किया जाता है। राइजोबियम का उपयोग नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में किया जाता है। लैमिनेरिया शैवाल का आयोडीन बनाने में किया जाता है। एनाबिना नॉस्टॉक का नाइट्रोजन स्थिरीकरण में किया जाता है। पेनिसिलियम का उपयोग पेनिसिलियम या पेनिसिलिन बनाने में किया जाता है। इसके बाद है 1943 में बंगाल में धान की फसल किस कवक के कारण नष्ट हुई और वहाँ पर अकाल पड़ा था? वह दोस्तों हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के कारण जो है पश्चिम बंगाल में धान की फसल नष्ट हो गई थी और इस कवक के कारण जहाँ पर जो है धान का अकाल पड़ गया था चावल के लिए। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि पैरासीटामोल होती है। अगला जीवाणुओं और लैंगिक जनन की खोज किसने की थी? तो लैडरबर्ग तथा टाटम ने की थी। अगला है मनुष्य के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है? ई कोलाई होता है। हमारे आप में जो आंतों में पाए जाने वाला जीवाणु होता है उसको क्या बोलते हैं? ई कोलाई बोला जाता है। इसके बाद अगला कि वनस्पत जगत के एम्फीबिया कौन सा कहलाता है? तो ब्रायोफाइटा। जी हाँ, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बायोफाइटा। दोस्तों ये ब्रायोफाइटा है क्या चीज़ दोस्तों? तो ब्रायोफाइटा आपका स्फेनगम, मास, मर्केंसिया, ये सब हमारे ब्रायोफाइटा कहलाते हैं। नग्न बीज पौधे क्या कहलाते हैं? तो जो जिम्नोस्पर्म होता है ऐसे बीजों को नग्न बीज बोला जाता है। नग्न बीज पौधे कौन कौन से होते हैं? तो साइकस और पाइनस, ये कौन से होते हैं? नग्न बीजी पौधे कहलाते हैं। सबसे बड़ा बीजांड पाया जाता है किसमें पाया जाता है? साइकस में। जी हाँ, साइकस में सबसे बड़ा बीजांड पाया जाता है। जीवित जीवाश्म कौन से होते हैं? तो साइकस, गिंगो, बाइलोबा और स्क्विया, ये हमारे क्या है? जीवित जीवाश्म होते हैं। कैंसर के उपचार में आने वाली औषधि को क्या बोला जाता है? टेक्साल बोला जाता है। कोलेराइड जड़ें पाई जाती हैं साइकस में, जो है कोलेराइड जड़ें पाई जाती हैं। अगला है क्रूसीफेरी कुल के उदाहरण कौन से कौन? तो सरसों, गोभी, राई, ये किस कुल के उदाहरण हैं? क्रूसीफेरी। अगला है कुकुरबिटेसी कुल के उदाहरण कौन से हैं? कुकुरबिटेसी, तो कद्दू, करेला, खीरा, तरबूज, खरबूजा, ये हमारे किसके होते हैं? ये कुकुरबिटेसी कुल के पौधे कहलाते हैं। अगला है आपका कि रेसरपीन किसकी जड़ें से प्राप्त होती है? तो रेसरपीन जो होता है सर्पगंधा, राओल्फिया सनपेंटिना के पौधों से जो है रेसपीन जो है प्राप्त होती है। अगला यहाँ पे दिया गया है कि हॉकी स्टिक किससे बनाई जाती थी? तो मोरस एल्वा से हॉकी स्टिक बनाई जाती है। क्रिकेट के बल्ले बनाने में प्रयुक्त की जाती है कौन सी लकड़ी? तो विलो, सेलिक्स अल्वा, विलो की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है तो सभी हरे पौधे में होती है और इसकी प्रक्रिया क्या होती है 6CO2 12H2O सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल में उपस्थित में C6H12O6 6H2O प्लस 6O2 प्लस ऊर्जा नियंत्रित होती है। और ये कई बार TT एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन होता है? तो पहला होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, फिर जल होता है H2O, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरिम क्लोरोफिल जिसे बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किसमें प्रभावी होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे कम प्रभावी किसमें होता है? हरा रंग में। सबसे अधिक लाल रंग में होगा और सबसे कम जो है हरे प्रकाश में होगा। वाष्पोत्सर्जन की दर किससे मापी जाती है? जो वाष्पोत्सर्जन होता है इसकी दर मापना होता है तो इसके लिए क्या होता है, किसके द्वारा? पोटोमीटर से नापा जाता है। अगला एक बीजी पत्री कौन कौन से होते हैं? तो प्याज, धान, गेहूँ, मक्का, ये हमारे एक बीजी पत्री पौधे कहलाते हैं। दूसरा है द्विबीजी पौधे कौन से कहलाते हैं? तो मूली, सरसों, मटर, चना, ये द्विबीज पत्री कहलाते हैं। जैसे बीज अंकुरित होगा तो 2 पत्ते निकलेंगे, लेकिन प्याज, धान, गेहूँ, मक्का में ये एक निकलता है, ये तो एक बीजी पत्ती कहला जाता है। और द्विबीज पत्ती जिसमें मूली, सरसों, मटर, चना, इसमें बीजों से 2 पत्तियाँ अंकुरित होती हैं, इसलिए द्विबीज पत्री कहला जाता है। पौधों में खनिज लवणों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये जाइलम के द्वारा होता है। आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी सभी को कमेंट करना है जिनका सपना है CTET एग्जाम को फतेह करना, TT एग्जाम को फतेह करना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों पेचिश रोग का क्या कारण होता है? तो पेचिश रोग का जो कारण होता है वह होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है। सजीव एवं निर्जीव के बीच संयोजन कड़ी किसकी होती है? वायरस अर्थात विषाणु की होती है, सजीव और निर्जीव के बीच। पादप एवं जंतु के बीच संयोजक कड़ी कौन सी होती है? युगलिना। जी हाँ दोस्तों, पादप और जंतु के बीच जो संयोजक कड़ी होती है वह हमारी युगलिना कहलाती है। उत्सर्जी अंग ज्वाला कोशिकाएं किसमें पाई जाती? फीता क्रम में। आपने नाम सुना होगा, जी हाँ, फीता क्रम में ही उत्सर्जी अंग ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती। अगला है सितारा मछली किस संघ का जंतु कहलाती है? तो ये दोस्तों इकाइनोडर्मेटा संघ की जंतु है सितारा मछली। मनुष्य में अवशेषी अंग कौन कौन से होते हैं? तो निमेषक पटल, कर्ण पल्लव की पेशियां होती हैं, अक्लदाढ़, वर्मीफार, अपेंडिक्स, ये सारे मनुष्य के अवशेषी अंग कहलाते हैं। बच्चे देने वाले जंतु या जरायुज कौन कौन से होते हैं? ये जरायुज युक्त पूछ लिया जाता है या बच्चे देने वाले। देखिए जो बच्चे देते हैं उनको जरायुज बोलते हैं, जैसे मनुष्य, चूहा, खरगोश, अन्य स्तनधारी होते हैं। इसके बाद ये होते हैं जिनके कान होते हैं, ठीक है, बाल होते हैं, ऐसे जरायुज कहलाते हैं। लेकिन अंडे देने वालों को अंडायुज बोला जाता है, जैसे मछली, मेढक, छिपकली, सर्प, पक्षी, कीड़े मकोड़े, ठीक है, ये अंडायुज होते हैं जो अंडे देते हैं। अगला है मलेरिया की खोज के लिए रोनाल्ड रास ने नोबेल पुरस्कार मिला, कब मिला था? 1902 में मिला था। तो ये भी पता होगा आपको कि मलेरिया की खोज किसने की? रोनाल्ड रास ने की थी, जिस पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1902 में मिला था। दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं किसमें पाई जाती है? हाइड्रा में। हाइड्रा में आपकी दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न बनता है कि कीटों में उत्सर्जी अंग कौन होता है? तो कीटों में उत्सर्जी अंग आपका होता है मैलपीघी नलिका, ये कीटों में उत्सर्जी अंग होता है। इसके साथ बुक लंग्स या श्वसन अंग किसमें पाया जाता है? तो बिच्छू में। बिच्छू में बुक लंग्स पाए जाते हैं जिसे हम श्वसन अंग बोलते हैं। कई बार पूछा जाए कि बिच्छू में पाया जाता है या नहीं पाया जाता, या बुक लंग्स किसमें पाए जाते हैं, नाम दे दिए जाएंगे जीवों के। तो किसी भी टाइप से प्रश्न आपका बन सकता है। कीटों में श्वसन होता है तो श्वास रंध्र या स्पाइरेकल्स द्वारा कीटों में श्वसन होता है। और मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? वह कहलाती है यकृत ग्रंथि, कई बार पूछा गया है ये भी। और वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है? तो वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र आपके स्क्रीन पर है I2/2 इंटू C1/1 इंटू P2/2 इंटू M3/3 इंटू 2=32। ये वयस्क मानव का दंत सूत्र है। कहते हैं टोटल 32 दांत होते हैं। तो अमाशय में HCl का कार्य क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक का भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण किसमें होता है? तो रसांकुर द्वारा होता है। अगला है मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। पल्मोनरी धमनी में प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो अशुद्ध रक्त होता है।
जो अशुद्ध रक्त होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड जिसे होता है ये पल्मोनरी धमनी में प्रवाह करता है, जो अशुद्ध रक्त होता है। पल्मोनरी शिरा में प्रवाह क्या होता है? शुद्ध रक्त। देखिए, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध होगा, लेकिन शिरा में, पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त होता है, ऑक्सीजन युक्त होता है। रुधिर पंसरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने की। हृदय स्पंदन की दर मापी जाती है स्टेथोस्कोप से, जो डॉक्टरों के पास होती है वो उसे, इसको ही आला जिसे बोलते हैं उसे ही स्टेथोस्कोप बोला जाता है। मनुष्य का रक्त संयोजी ऊतक होता है और आरबीसी का औसतन जीवन काल 120 दिन होता है और आरबीसी का अधिकतम जीवन काल 127 दिन। अक्सर पूछा जाता है तो ध्यान देना है। किस जंतु में लाल रुधिर कणिकाएं अंडाकार तथा केंद्रक युक्त होती हैं? वह कहलाता है ऊंट और लामा में। एक ऐसे जंतु हैं जिनकी लाल रुधिर कणिकाएं अंडाकार और केंद्रक युक्त होती हैं। किस रोग में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? डेंगू रोग। जब किसी व्यक्ति को डेंगू रोग होता है जो मच्छर के काटने से होता है, इस रोग के कारण मनुष्य की जो प्लेटलेट्स होती है वह खत्म हो जाती हैं या कम हो जाती। और प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा होता है पपाया। पपीते के जो पेड़ की पत्ती होती है, अगर आप उसको पीस करके थोड़ा पी लेंगे तो बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स बढ़ती है, फल से ज़्यादा पत्ती से ज़्यादा बढ़ती है। रुधिर वर्ग की खोज किसने की? तो कार्ल लैंडिस्टर ने की थी। रुधिर वर्ग क्या होता है? तो ए बी ओ, ये चारों वर्ग हमारे रुधिर वर्ग कहलाते हैं, जिसकी खोज कार्ल लैंडिस्टर ने की। सर्वाधिक दाता जो रुधिर होता है, यूनिवर्सल जो डोनर होता है वह ओ होता है। ओ ग्रुप का कोई भी जिसका ब्लड ग्रुप होगा वह किसी को भी दे सकता है। और सार्वत्रिक ग्राही यानी जिसका रुधिर वर्ग, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा वह किसी से भी ले सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब क्या होता है? स्वस्थ मनुष्य का 120/80 होता है। रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र क्या होता है? उसको क्या बोला जाता है? मैनोमीटर बोला जाता है। वृक्क की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। मूत्र का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? अक्सर आप देखते होंगे यूरोक्रोम के कारण होता है। वृक्क की पथरी जो होती, किडनी स्टोन किसकी बनी होती? तो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती। वयस्क एवं मनुष्य के एक गुर्दे का भार लगभग कितने होता है? कोई भी वयस्क और स्वस्थ मनुष्य होगा उसके एक गुर्दे का भार लगभग 150 ग्राम होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्लास हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती हैं। जन्म के समय हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। शिशु अवस्था में अवस्थियाँ लगभग 213 पाई जाती। सबसे लंबी हड्डी फीमर होती जो जांघ की होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती जो कान की होती। अब आएंगे मानव शरीर से संबंधित जो अस्थियों से संबंधित जान लेते हैं। जो ह्यूमरस होता है वह बाहें कहलाता है। रेडियस हाथ की हड्डियों को रेडियस बोला जाता है। अल्ना भी बोला जाता है। फीमर जांघ की हड्डी को बोला जाता है। टिबिया पैर की हड्डी को और फ्यूला भी पैर की हड्डी को बोला जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मानव खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 29 अस्थियां होती हैं। हमारे खोपड़ी अर्थात सिर में टोटल 29 अस्थियां होती हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी कहलाती है? पीयूष ग्रंथि कहलाती है। और मास्टर ग्रंथि भी आपकी पीयूष ग्रंथि कहलाती है। जो दोनों चीज़ों को समझना है। स्तनधारियों में दुग्ध स्त्रावण को उत्तेजित करता है। कौन उत्तेजित करता है? ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वह स्तनधारियों में दुग्ध स्त्रावण के लिए उत्तेजित करता है। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन होता है? मधुमेह होता है, जिसे हम शुगर कहते हैं। ये किसके कारण होता है? जब किसी भी बॉडी मानव शरीर में इंसुलिन की कमी होती तब मधुमेह और शुगर रोग होता है। मानव शरीर में लैंगरहैंस की दीपिकाएँ पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? अग्नाशय में। जी हाँ साथियों, जो हमारा शरीर में जो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ पाई जाती हैं वो किसमें? अग्नाशय में पाई जाती हैं। मेढक के कायंत्रण के लिए आवश्यक क्या होता है? आयोडीन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग जो होता है वह घेंगा कहलाता है। आयोडीन युक्त हार्मोन जो होता है वह थायरॉक्सिन कहलाता है। नर हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरॉन कहलाता है। जो मादा हार्मोन होता है वह एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन कहलाता है। गर्भधारण के लिए आवश्यक हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन होता है। और इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति प्रोटीन कहलाती है। तो ये दोस्तों जो इम्पोर्टेंट हमने किया, जो जड़ें नहीं पूछा गया कि कौन से जड़ें मूसलाधार होती हैं, ये चीज़ें तो आप नॉर्मल से जानते हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जो याद करने या जो रिमाइंड करने वाली बात, उन सभी को कंबाइन किया गया है। दोस्तों भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के पिता कौन है? प्रोफेसर SR कश्यप।
भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? बीरबल साहनी। भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? प्रोपी महेश्वरी। हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और आधुनिक भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक प्रोफेसर M.O.P. अयंगर। और बात करेंगे कृषि प्रमुख संस्थानों की बात करेंगे। दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये आपके कहाँ? नई दिल्ली में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान आपके मैसूर में है। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आपके लखनऊ में। तो राष्ट्रीय पादप अनुसंधान और औषधि ये दोनों हमारे नवाबों के शहर लखनऊ में। अब बात करेंगे जड़ों के रूपांतरण की बात कर लेते हैं। जो कुंभी रूप होते हैं उनको सलजम चुकंदर कुंभी रूप जड़ें होती हैं इनकी। और जो तर्क रूप जड़ें होती हैं मूली की होती हैं। और जो शंक्वाकार जड़ें होती हैं किसकी होती हैं? गाजर की होती हैं। ठीक है। अब बात करेंगे भूमिगत तनों का रूपांतरण। प्रकंद जो होता है, हल्दी और अदरक के जड़ों को प्रकंद बोला जाता है। आलू को कंद बोला जाता है। प्याज लहसुन को सल्क कंद बोला जाता है। और घन कंद को जमी कंद, अरबी को घन कंद बोला जाता है। अब कुछ फसलों के खाने योग्य जो भाग होते हैं, जैसे पपीता आम का कौन सा होता है? मध्य फल भित्ति होता है जिसे हम खाते हैं। सेब नाशपाती का पुष्पासन हम खाते हैं। नारियल का भ्रूण पोष हम करते हैं। लीची का एरिल भाग हम खाते हैं। अमरूद, अंगूर, टमाटर ये फल भित्ति या बीजांडसन को हम खाते हैं। नारंगी जो होता है जूसी हेयर होता है। और चना मूंगफली बीज पत्ती एवं भ्रूण को हम सेवन करते हैं। पत्तियों को भी करते हैं और भ्रूण को भी करते हैं। तो ये रहा दोस्तों, आज हमने जो टॉपिक को कवर किया, आपके जो महत्वपूर्ण टॉपिक था आपका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कहेंगे EVS के 10। ध्यानपूर्वक समझिएगा। पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? श्वसन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, पाचन द्वारा या उत्सर्जन द्वारा? तो पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस की जो सर्किल होता है उसके अकॉर्डिंग, सर्कुलर के अकॉर्डिंग। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। सभी ब्रदर सिस्टर टीचर्स जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम, नमस्कार और नमन करते हैं। साथियों, पौधे में भोजन बनाने का मुख्य भाग कौन सा होता है? जड़, तना, पत्ती, फूल। अभी हमने बताया भोजन बनाने का मुख्य भाग पूछा गया है, तो भोजन बनाने का मुख्य भाग क्या हो जाएगा? पत्ती, लीव्स। मैंने बताया था ना, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जड़ का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन बनाना, पानी और खनिज लेना, फूल बनाना या बीज बनाना? तो जड़ का प्रमुख कार्य क्या होता है? जड़ का कार्य होता है पानी और खनिज लेना, मिट्टी से पानी लेना और खनिज लेना और पूरे पेड़ तक पहुंचाना, ये जड़ का कार्य होता है। तने का मुख्य कार्य क्या होता है? तने का मुख्य कार्य होता है सभी बताइए, पानी और भोजन का परिवहन, केवल सहारा देना, फूल बनाना या बीज बनाना? सभी बताइए। हम सभी बता चुके हैं कि तने का मुख्य कार्य पानी और भोजन का क्या करना होता है? परिवहन करना होता है, आदान प्रदान करना। ये कौन करता है? तना करता है, तने का कार्य होता है। अगला प्रश्न है पौधे का हरा रंग किसके कारण होता है? जड़, क्लोरोफिल, पानी या तना? तो पौधे में कुछ लोग पानी बोलेंगे, तो पानी कारण नहीं होता, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे का हरा रंग होता है। पत्तियां भी हरे रंग की होती, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अगला, बीज से नया पौधा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन, अंकुरण, श्वसन या उत्सर्जन? जी हाँ, जो बीज से नया पौधा बने उस प्रक्रिया को हम अंकुरण कहते हैं। क्या कहा जाता है? अंकुरण इज द राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा वृक्ष है? गुलाब, आम, धनिया या घास? तो वृक्ष इनमें से कौन सा कहलाता? आम। आम इनमें से क्या आ जाएगा? वृक्ष आएगा। गुलाब झाड़ी आ जाएगा। धनिया क्या आ जाएगा? सभी लोग बताइएगा। धनिया और घास इस किस कैटेगरी पे आएंगे? सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है झाड़ी का उदाहरण कौन सा है? तो झाड़ी हमने गुलाब बताया ना अभी, गुलाब किस कैटेगरी में आता है? झाड़ी के कैटेगरी पर आता है। अगला जो प्रश्न है कि घास का उदाहरण कौन सा है? तो धनिया। धनिया क्या हो जाएगा? यहाँ पे घास का उदाहरण होगा। यही तो हमने पूछा था कि धनिया बताइए, तो धनिया एक घास का उदाहरण कहलाएगा। लता का उदाहरण कौन सा होगा? कद्दू, मटर, आम, गुलाब। इसमें लता कौन है? सभी लोग बताइए। लता में कौन फलता है? तो ये मटर कहलाएगा। मटर क्या है? एक लता कहलाएगा। ठीक है, मटर इज द राइट आंसर। इसके बाद बेल।
बेल का एग्जाम्पल कौन है? मटर, कद्दू, गुलाब, नीम। बेल उसे कहते हैं जो ज़मीन पे फैलता है, और ज़मीन पे कद्दू फैलता है और नीचे ही फलता है, उसको हम बेल कहेंगे। ठीक है, नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पौधे के लिए कौन सी चीज़ आवश्यक नहीं होती? देखिए, पौधे के लिए पानी आवश्यक है, हवा आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश। प्लास्टिक इसमें आवश्यकता नहीं होती, इसलिए करेक्ट क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सभी कमेंट करते रहिए, फीडबैक करते रहिए। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोगी होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड या हाइड्रोजन, सभी लोग बताइए। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोगी होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। पौधे कौन सा गैस छोड़ते हैं? तो पौधे कौन सा छोड़ते हैं? जो मानव जीवन के लिए प्राण वायु होती है। तो पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और CO2 को ग्रहण करते हैं। मनुष्य क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, उसका विलोम करते हैं। इसलिए कॉम्बिनेशन बनाना है तो पेड़ पौधे लगाना जरूरी है। आपको सांसें चलाना है तो 1-2 पेड़ अपने घर में अवश्य लगाइए, अपने हाथों से लगाइए। ये नहीं कि आपके माता पिता बब्बा लगाएं, उसको नहीं, आप अपने हाथों से लगा के तैयार करिए। 2 पेड़ अवश्य घर में लगाइए। घर में जगह नहीं, खेत में लगाइए, कहीं भी लगा लीजिए, नदी पहाड़, 2 पेड़ आपको लगाना है, अपने लिए लगाना है। अगला प्रश्न है, फूल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो फूल का मुख्य कार्य भोजन बनाना, प्रजनन, पानी लेना, सहारा देना। किसका होता है? जड़ों का कार्य होता है पेड़ को सहारा देना, पानी लेना। प्रजनन करना किसका कार्य होता है? फूल का कार्य होता है। भोजन बनाना पत्ती का कार्य होता है। अगला प्रश्न है, पौधे किस श्रेणी में आते हैं? तो पौधे उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। ना उपभोक्ता आएगा, ना अपघटक, न कीट, उत्पादक श्रेणी में पौधे आ जाते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि बीज अंकुरण के लिए क्या आवश्यक होता है? अगर किसी बीज का अंकुरण करना हो तो उसके लिए आवश्यक क्या होगा? केवल पानी होगा, पानी हवा दोनों चाहिए, केवल धूप चाहिए या केवल मिट्टी चाहिए? तो अपने आप कह रहा केवल केवल तीनों काट दीजिए, बचता है एक, पानी और हवा। तो बीज अंकुरण के लिए हमें क्या चाहिए? पानी और हवा चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, लेकिन पानी हवा 2 चीज़ें हैं तो बीज अंकुरण हो जाता है। अगला है, पौधे का कौन सा भाग जमीन के नीचे रहता है? तो जमीन के नीचे कौन सा रहता है? जड़ रहती है। ये तो बच्चा भी, छोटा सा बच्चा भी बता देगा, इतना सरल प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कंसेप्ट में है तो क्लियर करना जरूरी है हर एक टाइप से, क्योंकि मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन्हीं से प्रश्न बनाए जाएंगे। जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो सारे मॉडरेट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पौधे हमें क्या देते हैं? तो पौधे हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, भोजन भी देते हैं, लकड़ी भी देते हैं, अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। तुलसी किस प्रकार का पौधा है? वृक्ष, झाड़ी है, औषधि है? तो तुलसी और नीम ये दोनों क्या कहलाते हैं? औषधि पौधे कहलाते हैं। नीम किस प्रकार का पौधा है? तो नीम एक वृक्ष के कैटेगरी पर आता है, औषधि है लेकिन वृक्ष कहलाता है। नीम और आम ये वृक्ष कहला जाते हैं। पौधे के बिना क्या संभव नहीं? तो पौधे के बिना ना तो भोजन संभव है, ना ऑक्सीजन, ना ही जीवन, तीनों संभव नहीं, इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन को सही कर लेना है। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। अगला प्रश्न है, पत्तियों में भोजन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो पत्ती में भोजन चाहिए तो सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, पानी भी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, अर्थात उपरोक्त सभी चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पौधे की जड़ एक और कार्य क्या है? पौधे की जड़ का एक और कार्य, तो पौधे को सहारा देना होता है। ना उड़ाना, ना तैराना, ना चलाना, क्या होगा? सहारा देना हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग समझ रहे हैं? अगला, गुलाब किस श्रेणी में आता है? तो गुलाब मैंने बताया था झाड़ी के कैटेगरी पर आता है, और ये झाड़ियों से प्रश्न आते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है। गेहूँ किस प्रकार का पौधा है? वृक्ष, झाड़ी, घास या बेल, सभी बताइए। तो गेहूँ एक प्रकार का हमारा घास कहला जाता है, गेहूँ भी एक घास के कैटेगरी पर आ जाता है। पौधों का जीवन किस प्रकार निर्भर करता है? तो पौधों का जीवन पानी, हवा, सूर्य पर निर्भर करता है, अर्थात उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। इसके बाद अगला प्रश्न प्यारा सा कि पौधे में भोजन कहाँ बनता है? तो पौधे में भोजन पत्तियों में बनता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और इससे रिलेटेड आता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है, तभी पत्तियों का रंग हरा होता है। और अगला प्रश्न है कि पौधे का संरक्षण क्यों जरूरी होता है? केवल सुंदरता के लिए, पर्यावरण संतुलन के लिए, केवल लकड़ी के लिए या केवल फल के लिए?
तो जब तीनों में केवल दिया गया और एक बिल्कुल कह रहा मैं साफ सुथरा हूँ, तो पौधों का संरक्षण क्यों जरूरी है? क्योंकि पर्यावरण संतुलन हमें चाहिए। तो ये रहे क्लास, ये रहे आपके क्वेश्चन। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। बेहतर प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी मजबूत कीजिए। 101% सिलेक्शन पाना है, टीटी एग्जाम को क्वालिफाइड करना है, तो अभी से लग जाइए, मेहनत में लग जाइए। ठीक है, नोट्स लीजिए, क्लासेस लीजिए और एनसीईआरटी बुक को पढ़िए। पूरा आराम से आपका टीटी एग्जाम क्वालिफाइड होगा, निकलेंगे और सिलेक्शन भी मिलेगा। अगर ये सिलेक्शन टेस्ट होता है टीटी एग्जाम, जैसे कुछ भी अपडेट आएगा, सारा अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगली क्लास पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।